सेठ दीनानाथ कैलाश नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे। उनका मिलनसार स्वभाव और सेवा भाव शहर में खूब चर्चित था। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो वह बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे। विशेष रूप से रामलीला हो या दशहरा, इनमें खूब खर्चा करते थे। किसी गरीब की बेटी की शादी हो तो यथासंभव रुपए पैसे से मदद करते, मानो स्वयं उसी की बेटी की शादी हो। खुद दीनानाथ के एक ही पुत्र था जो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल करना चाहता था, पर दीनानाथ को नौकरी अच्छी नहीं लगती थी। वह कहा करते थे कि नौकरी तो गुलामी है, इससे अच्छा तो है अपनी दुकान पर बैठकर 4 पैसे कमाए जाए। इसलिए अपने बेटे विनोद को दुकान संभाल कर खुद जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। इसी बीच अच्छे अच्छे घरों से विनोद के रिश्ते आने लगे। विनोद ने स्वयं अपने पिता के साथ जाकर दिल्ली की मीनाक्षी को पसंद किया और फिर धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। वक्त अच्छी तरह निकलने लगा। सर्दियों के दिन थे। शहर में एक सर्कस आया। जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर लगने लगे। लोग पोस्टर देखते पढ़ते और आश्चर्य में पड़ जाते। पोस्टर में इस तरह से थे: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, प्यारे नागरिकों, आपको जानकर हर्ष होगा कि आपके शहर में आसाम का कुख्यात खतरनाक सर्कस 5 जनवरी से शुरू हो रहा है। रोजाना 100 सुबह 10 बजे से आपके लौटने तक। यह सर्कस और सर्कसों से इसलिए भिन्न है कि इसमें कोई भी जानवर नहीं है और ना ही कोई कलाकार, लेकिन है बड़ा भयानक। कमजोर दिल वाले इसे ना देखें। एक बार में केवल एक ही आदमी को प्रवेश दिया जाएगा। दूसरा आदमी 20 मिनट बाद ही अंदर जा सकता है। टिकट दर पुरुष स्त्री 5,000 10,000। एक बार अवश्य पधारे। लोग कहते ऐसा सर्कस तो पहली बार ही सुनने में आया है। न कोई जानवर और न ही कोई कलाकार। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो दिखाएंगे? और टिकट दर भी कितनी महंगी। बेवकूफ़ ही समझा है क्या इस शहर वालों को। इस सर्कस वाले 15-20 कर्मचारी रात और दिन की मेहनत कर रहे थे। खेल मैदान में चारों ओर से बहुत बड़ा टेंट लगाया गया। 20 ट्रक सर्कस का सामान लेकर आए थे। आखिर 5 जनवरी आ ही गई। पहले दिन 10 टिकट बिके, दूसरे दिन 8। आखिर इतना महंगा टिकट हर आदमी तो बेचारा देख नहीं सकता। कुछ रईस और शौकीन लोग ही टिकट लेकर देख रहे थे। फिर एक कारण यह भी था कि जो लोग सर्कस देखकर आए थे उन्होंने भी बाहर निकलकर बताया कि अंदर कुछ भी ऐसा खास नहीं है कि 5,000 रुपये दिए जाए। कुछ सीनरी और चित्रों के अलावा कुछ भी देखने लायक नहीं था। आज सर्कस का तीसरा दिन था। रविवार होने के कारण विनोद की दुकान बंद थी। उसके मन में भी सर्कस देखने का विचार आया। क्योंकि सर्कस में एक बार में एक ही व्यक्ति को प्रवेश दिया जाता था, इसलिए उसने किसी भी यार दोस्त को साथ नहीं लिया। उसने टिकट खरीद कर अंदर प्रवेश किया। शुरू के हॉल में ऐतिहासिक राजा महाराजाओं के चित्र थे। विनोद को इनमें कोई रुचि नहीं थी, इसलिए आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलकर आगे एक जगह उपवन लिखा हुआ था। विनोद उसमें घुस गया। सचमुच में उपवन बहुत ही अच्छा था। उसके अंदर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए थे, मानो बिल्कुल सचमुच के हों। सेवों के फलों से लदे हुए पेड़, क्यारियों में खिली हुई केसर, पेड़ पर बैठी हुई कोयल, पक्षियों का मधुर कलरव सत्य प्रतीत होता था। विनोद मन में खुश होता हुआ बाग के अंतिम छोर पर पहुंच गया। वहां 2 द्वार थे, एक पर नदी और दूसरे पर जंगल लिखा था। विनोद नदी वाले रास्ते में घुस गया। थोड़ी दूर जाकर देखा, सामने कलकल करती हुई नदी बह रही है। वाह, क्या सचमुच ही पानी है या कोई कलाकृति। वह आगे बढ़ा। सामने ही नदी में एक शेर चपर चपर पानी पी रहा था। देखने में शेर बिल्कुल असली लग रहा था। क्या सीन है, वाह, कमाल कर दिखाया सर्कस वालों ने। विनोद प्रशंसा करते हुए दौड़कर शेर के पास पहुंचा, पर दुर्भाग्य शेर नकली नहीं, बिल्कुल असली था। अपने इतने करीब इंसान को देखकर शेर जोर से गुर्राया। पहले तो विनोद ने इसे भी सर्कस वालों की कलाकारी समझा और शेर ने जैसे ही झपट कर उसके कूल्हे पर अपना पंजा मारा तो पैंट के साथ साथ कूल्हे की चमड़ी भी उधड़ती चली गई। अब जाकर विनोद को ज्ञान हुआ कि शेर असली था।
खतरे का एहसास होते ही विनोद पीछे मुड़ा और तेजी से बगीचे की ओर दौड़ा। शेर बड़े जोर से दहाड़ा। विनोद के हाथ पैर ढीले पड़ गए और वह पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा, पर शीघ्र ही उसने अपने आप को संभाल लिया और खड़ा होकर फिर तेजी से दौड़ लगा दी। उसके दोनों फेफड़े धड़ धड़ कर रहे थे। वह जिंदगी में कभी भी इतनी तेज नहीं दौड़ा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने दौड़ते दौड़ते एक बार पीछे पलट कर देखा। कुछ ही दूर पर शेर की लपलपाती जीभ और लाल लाल आंखें दिखाई दी। उसने ईश्वर का स्मरण किया। सामने ही बगीचे का दरवाज़ा दिखाई दिया तो फिर जीने की आस बंधी। वह जी जान लगा कर भागा और दरवाजे पर पहुंच गया, पर हाय रे किस्मत, दरवाज़ा बंद था और उस पर बाहर से मोटा ताला लटक रहा था। शेर की दहाड़ बिल्कुल पास में ही सुनाई दी। उसने असहाय भाव से ताले की ओर देखा। हाँ, दाहिने तरफ जंगल वाला द्वार अभी भी खुला हुआ था। वह दौड़कर जंगल में घुस गया और भागता ही चला गया। कुछ देर बाद विनोद ने पीछे मुड़कर देखा। अब शेर उसके पीछे नहीं था। वह जमीन पर बैठकर पसर गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। जब वह थोड़ी देर बाद वह कुछ सचेत हुआ तो उसने अपने चारों ओर देखा तो सांस गले में ही फंस गई। वह घने जंगल के बीच में था। न ही कोई रास्ता, न ही कोई मानव जाति। सूर्य छिप गया था और धीरे धीरे अंधकार गहराने लगा था। लगातार अंधेरा होने वाला था। विनोद ने अपनी कलाई घड़ी देखी। शाम के 7 बजे थे। उसने अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई कि जंगल से बाहर निकल जाने का कोई मार्ग मिल जाए, पर सब तरफ घने पेड़ खड़े हुए थे। वह किधर से यहाँ आया था उस दिशा का ज्ञात भी नहीं था। अचानक एक लगड़बग्घा उसके सामने से गुजरा। विनोद घबरा कर पास में खड़े पेड़ पर चढ़ गया। उसने पेड़ पर से चारों तरफ नजर घुमाई। अंधेरा ही अंधेरा, कहीं भी प्रकाश नहीं दिखाई दिया, यानी आसपास कोई भी बस्ती या आबादी नहीं थी। अब सारी रात इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी, यह सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। रात गहराने लगी थी। चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी तो एक तेज चीख उसके मुंह से निकल गई। जिस डाल पर वह बैठा था उसी डाल पर एक चीता भी बैठा था, 5 फुट दूर। विनोद के हाथ से डाली छूट गई। वह डर कर नीचे गिरने ही वाला था कि उससे पहले चीता धप से नीचे कूद गया। विनोद की जान में जान आई। उसको यह एहसास हो गया कि इस पेड़ पर भी वह सुरक्षित नहीं है। वह धीरे धीरे और ऊपर की डाल पर चला गया। एक मजबूत और चौड़ी सी शाखा पर बैठकर उसने अपनी कमर बेल्ट खोलकर अपने को शाखा से बांध लिया, ताकि रात में झपकी आ जाए तो वह नीचे गिर नहीं जाए। वह बैठा बैठा सोचने लगा उस सर्कस के बारे में जिसने उसे ऐसी मुसीबत में फंसा दिया। फिर उसे याद आई अपनी पत्नी मीनाक्षी, और जो अभी तक उसकी बाट में भूखी प्यासी बैठी होगी। किसी तरह यह रात निकल जाती तो सुबह के उजाले में वह इस जंगल से बाहर निकल जाएगा। वक्त गुजारने के लिए वह इधर उधर की बातें सोचने लगा। उसने माँ के बारे में सोचा, पिताजी के बारे में सोचा, यार दोस्तों के बारे में सोचा, यहाँ तक कि उस भिखारी के बारे में भी सोचा जो सुबह सुबह ही द्वार पर खड़े होकर टेक लगाता, बहनों बाबा को भिक्षा दो। हरिओम। सुई के छेद में से हाथी निकल गया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने एक बार बाबा से पूछा भी था, बाबा सुई के छेद में से हाथी कैसे निकला? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा था, समय आने पर बताऊंगा। तभी उसके ठीक सिर के ऊपर से किसी के रोने की आवाज़ आई। घबराकर उसने ऊपर की ओर देखा। एक मोटा सा उल्लू उसके ठीक ऊपर वाली डाल पर बैठा था। उसने हट हट करके उल्लू को ललकारा तो वह तेज कर्कश आवाज़ निकालते हुए उड़ गया। उसकी आवाज़ सुनते ही आसपास में से ही गिद्दड़ों का झुंड चिल्ला उठा, हुआ हुआ। उसका कलेजा धक धक करने लगा। अभी कितनी रात बाकी है? उसने घड़ी देखी, 12 बजने वाले थे। हे भगवान, जल्दी से दिन निकल आए, वह प्रार्थना करने लगा। वह घड़ी तो अपने निश्चित समय से चलती है। तभी उसकी नज़र दूर टिमटिमाती रोशनी पर पड़ी। वह गौर से देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह रोशनी धीरे धीरे उसकी तरफ ही बढ़ रही है। उसे खुशी हुई कि कोई तो है जो जंगल में उसकी मदद कर सकता है।
अब तो वह मध्यम सी रोशनी पेड़ के बिल्कुल पास ही आ गई थी। कुछ लोगों की बातचीत करने की आवाज़ भी सुनाई दी। उसने कमर बेल्ट खोल दिया और जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगा। वह सबसे निचली डाली पर आ गया। वे लोग भी उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गए। 5-6 आदमी और इतने ही औरतें थीं। वह एकदम डाल से कूदने को हुआ, पर यह सोचकर रुक गया कि अचानक इस प्रकार कूदने से ये लोग भूत जिन समझकर डर नहीं जाएंगे। आखिर कौन है ये लोग और रात में इस जंगल में क्या कर रहे हैं? उसने गौर से देखा तो उसके मुंह से चीख निकलते निकलते बची। उस मध्यम सी रोशनी में उसने देखा जो आदमी सबसे आगे चल रहा था, उसके सिर के पीछे की ओर आंखें थीं और सिर के बीचों बीच एक लंबा सा सींग था। उन लोगों ने उसी पेड़ के नीचे चमड़े का एक फर्श सा बिछा दिया था और बैठकर आराम करने लगे थे। विनोद उसी डाल पर बैठा पत्तों में छिपने की कोशिश करने लगा। उनके पास लालटेन जैसी कोई वस्तु थी। उसमें एकदम प्रकाश फैलने लगा और पूरा जंगल रोशनी में चमक उठा। विनोद की डर के कारण जान हलक में आ गई। वहां बैठे हुए सभी स्त्री पुरुष भयंकर शक्ल सूरत के थे। उनके बड़े बड़े दांत बाहर की ओर निकल रहे थे। किसी का होंठ नहीं था तो किसी के नाक नहीं थी। ये लोग कोई भी हो पर मनुष्य नहीं हो सकते। उन्होंने अपने सामान में से एक बड़ा भगोना निकाला, इधर उधर से लकड़ी बीन कर आग जलाई और पानी उबालने के लिए रख दिया। विनोद उनके कामों को ध्यान से देख रहा था। जब पानी उबलने लगा तो एक व्यक्ति ने झोला में से 2 जिंदा खरगोश निकाले और पानी में डाल दिया। इसके बाद एक हिरन का बच्चा निकाला और उसी भी खौलते पानी में डाल दिया। कुछ देर बाद जब भगोना का पानी सूप जैसा हो गया, फिर उसमें से निकाल निकाल कर मिट्टी के बर्तनों में पीने लगे। अचानक एक व्यक्ति की नज़र विनोद पर पड़ गई। उसने सींग वाले व्यक्ति को इशारा किया। शायद वह सब उसका सरदार था। सरदार ने ऊपर देखा और अपना हाथ बढ़ाया। ऊंट की गर्दन की तरह उसका हाथ लंबा होता चला गया। उसने विनोद को गर्दन पकड़ ली। जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेलता है, वैसे ही उसने विनोद को ऊपर उठाया और अपने मुंह के सामने लाकर कुछ पूछा, पर विनोद उसकी बोली नहीं समझ पाया। उसके सभी साथी हंसने लगे। इसके बाद उन्होंने विनोद को एक बड़े थैले में डाल दिया। सरदार ने थैला उठाया और न जाने किधर की ओर चल दिए। वे पूरी रात चलते रहे। सुबह जब उन्होंने विनोद को थैले में से निकाला तो उसने देखा वह एक गुफा के अंदर था। उस गुफा में ही उन लोगों के घर थे। उसमें सैकड़ों लोग रहते थे। विनोद ने देखा वैसे तो ये सब मनुष्य जैसे ही थे, पर उनके शरीर के अंगों में ज़बरदस्त विकार थे। जैसे नाक किसी के थी, किसी के केवल 2 छेद ही थे। दांत सभी के लंबे और बाहर की ओर निकले हुए थे। कुल मिलाकर किसी न किसी अंग में मनुष्य की विभिन्नता थी, पर ताकत मनुष्य से कहीं ज़्यादा थी। विनोद की देखभाल एक कम उम्र की महिला कर रही थी। शायद यह उसके सरदार की लड़की थी, जो विनोद पर कड़ी नज़र रखे हुए थी। विनोद ने समझ लिया कि अब वह ताउम्र इनके चंगुल से आज़ाद नहीं हो पाएगा। कुछ समय बाद एक आदमी ने आकर विनोद के आगे एक भुना हुआ तीतर रख दिया और हाथ से खाना खाने का इशारा करने लगा। विनोद ने भी हाथ से मना कर दिया। कुछ देर बाद सैकड़ों स्त्री पुरुष उसके पास इकट्ठे हो गए और उसे जिज्ञासा से देखने लगे। कुछ तो अपने होठों पर जीभ फिराने लगे। विनोद की समझ में धीरे धीरे आने लगा कि शायद वे उसे मार कर खाने वाले हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद ही सरदार की लड़की उसकी बगल में आकर बैठ गई और विनोद का हाथ पकड़ लिया। अन्य सभी स्त्री पुरुष तालियां बजाने लगे। फिर एक एक करके सभी चले गए। वहां केवल वह और सरदार की लड़की रह गई। वह उसका हाथ पकड़कर एक कोठरी जैसी जगह पर ले गई और एक एक करके अपने शरीर पर लपेटे हुए चमड़े के वस्तुओं को उतारने लगी। विनोद की समझ में आने लगा कि वह उससे क्या चाहती थी। उसने लड़की को देखा तो ज़बरदस्त घिन आने लगी। उसके दोनों स्तनों के स्थान पर 2 बड़े बड़े फोड़े थे। उनमें से धीरे धीरे मवाद रिस रिस कर निकल रही थी। उसने विनोद को कस कर पकड़ लिया और लिपट गई, परंतु विनोद तो बेहोश हो चुका था। लड़की ने एक मिट्टी के बर्तन में भरे हुए खून से उसके मुंह पर छींटे मारने शुरू कर दिए।
वह बार बार छींटे मार रही थी। विनोद ने आंखें खोली तो अपने मुंह पर पड़े हुए खून को देखकर उसे कै हो गई। लड़की ने अपनी भाषा में जोर से कुछ कहा। शीघ्र ही वहां कई स्त्री पुरुष इकट्ठा हो गए। विनोद ने इशारे से पानी मांगा तो एक आदमी एक गिलास में गंदा सा पानी लेकर आया। विनोद ने उसे अपने सिर पर डालते हुए इशारा किया कि वह नहाना चाहता है। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी उनके सरदार ने उसका हाथ पकड़ा और गुफा में अंदर की ओर ले जाने लगा। उसके पीछे और भी कई आदमी चल रहे थे। करीब आधा घंटा चलने के बाद कुछ कुछ उजाला सा होने लगा। शायद वे उस गुफा से बाहर निकल आए थे। थोड़ी देर जंगल में चलने के बाद एक मैदान सा नजर आया। सामने एक बहुत चौड़े पाट वाली नदी भयंकर शब्द करते वह बह रही थी। विनोद को नदी के किनारे पर खड़ा कर और उनके सरदार ने नहाने का इशारा किया। उसके साथ आए 6-7 दानवनुमा आदमी उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। विनोद ने सोचा, इन राक्षसों के हाथों मरने की अपेक्षा तो नदी में कूदकर जान दे दी जाए तो ही अच्छा रहेगा। यहाँ तो दुर्गति होकर मरूंगा। यह सोचकर उसने नदी के गहरे पानी में छलांग लगा दी। वे सब आपस में जोर जोर से चिल्लाने लगे। विनोद नदी के बीचों बीच तेज धार में बहता हुआ चला जा रहा था। कुछ दूर तक वो राक्षसों जैसे आदमी नदी के किनारे किनारे उसके साथ साथ भागे, पर जब विनोद का शरीर दिखाई देना बंद हो गया तो वे लोग वापस अपने स्थान को चले गए। विनोद नदी में कूद तो गया, पर बाद में उसे महसूस किया कि वह गलती कर बैठा। उन दानवों के बीच में रह कर तो कभी न कभी निकल ही जाता, पर नदी में तो उसकी जान ही निकल जाएगी। विनोद अच्छा तैराक था, पर जब तक वो राक्षसों जैसे आदमी उसे पकड़ने की कोशिश में किनारे किनारे भाग रहे थे, तब तक वह पानी के बीचों बीच रहा। पर जैसे ही वे लोग वापस चले गए, उसने किनारे पर जाने का उपक्रम प्रयास किया, किंतु नदी का बहाव इतना तेज था कि वह लाख कोशिशों के बावजूद भी नदी के किनारे पर नहीं आ पाया। न जाने कितने घंटों तक वह पानी से लड़ता रहा। अंत में थक कर बेहोश हो गया। जब विनोद को होश आया तो उसने अपने आप को एक आलीशान मकान में बेड पर लेटा हुआ पाया। वह धीरे धीरे याद करने की कोशिश करने लगा। तभी एक सुंदर सी लड़की उसके कमरे में दाखिल हुई। विनोद को होश में आया हुआ देखकर उसने अपना दुपट्टा सिर पर खींच लिया और शर्मा कर वापस भाग गई। कुछ देर बाद ही एक स्त्री और पुरुष ने कमरे में प्रवेश किया। विनोद उन्हें देखकर उठने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने हाथ से पकड़कर रोक दिया। बोला, लेटे रहो बेटे, भगवान का शुक्र है कि तुम्हें 3 दिन बाद आज होश आ गया। लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँचा? विनोद ने पूछा। तुम नदी के तट पर बेहोश पड़े थे। वो तो हमारी लड़की राधा वहाँ नहाने गई तो उसकी नज़र तुम पर पड़ गई और हम तुम्हें यहाँ लेकर आए। उस औरत ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। लेकिन आप लोग हैं कौन और यह जगह कौन सी है? विनोद ने पूछा। मुझे इसी वक्त अपने घर जाना है। इसे अब अपना ही घर समझो बेटे, हमारे बाद यह घर तुम्हारा ही तो है, उस आदमी ने कहा। क्या मतलब? विनोद ने कहा। बात यह है कि हमारी राधा ने तुम्हें पसंद कर लिया है, वह औरत बोली। लेकिन मैं शादीशुदा हूँ और मेरे सुंदर सी पत्नी और माँ बाप है, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? कोई हर्ज नहीं, हम उन्हें यहाँ बुलवा लेंगे, लेकिन वे रहते कहाँ हैं? उस व्यक्ति ने कहा। मैंने कहा, मैं यह शादी नहीं कर सकता और आप हैं कि गले पड़ रहे हो? विनोद झल्ला कर बोला। यह शादी तो करनी ही पड़ेगी बेटा, तुम यहाँ का कानून नहीं जानते, वह व्यक्ति बोला। हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ के कानून कैसे समझूंगा? मैं भारत में थोड़ी ही रहता हूँ, विनोद ने तंज कसा। भारत? ये भारत कहाँ है भाई? उस व्यक्ति ने कुछ सोचते हुए कहा। विनोद को हंसी आ गई। कितना मक्कार आदमी है, अभी तो कानून की बात कर रहा था और भारत देश को नहीं जानता। हो सकता है यह भारत कोई गांव हो, उस औरत ने कहा। अब विनोद ज़्यादा सहन नहीं कर पाया, गुस्से में आकर कहा, भारत वह देश है जो तुम्हें रोजी रोटी दे रहा है, इसको नहीं जानना लज्जा की बात है। वे दोनों पति पत्नी अवाक से विनोद का मुंह देखने लगे। यह भारत नहीं, ऑक्सलैंड है। यहाँ भारत नाम का कोई शहर नहीं है। अब चौंकने की बारी विनोद की थी। क्या मैं भारत देश में नहीं हूँ? क्या नदी में बहकर
वह दूसरे देश में पहुंच गया है। उसने अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। घबराओ नहीं बेटे, हम हैं यहाँ, तुम्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, उस व्यक्ति ने कहा। विनोद ने कृतज्ञता से दोनों हाथ जोड़ दिए। तुरंत ही वह औरत अंदर गई और दूध जैसी कोई चीज़ लेकर आई और विनोद को पीने के लिए दी। उसे पीकर विनोद तरोताज़ा हो गया। उसे आराम करने की कहकर वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद विनोद ने टेबल पर पड़े हुए अखबार को देखना शुरू किया। हर पन्ने पर कोई राजा का जिक्र था। शहरों के नाम भी ऐसे थे जो भारत में नहीं थे। उसे ज्ञात हो गया कि वह किसी दूसरे देश में है और भलाई इसी में ही थी कि वह अपने शरण में दाता की बातें माने। दूसरे दिन कुछ मेहमान उस घर में आने लगे और शाम होते होते उसकी शादी राधा से कर दी गई। समय निकलता गया। मजबूरी में विनोद भी वहाँ के माहौल में ढलने लगा था। उसे घर से निकलने की मनाही थी और वह बाहर निकल कर भी क्या करता। न तो कोई परिचित था और न ही कोई उसकी भाषा समझता। पता नहीं राधा और उसके घर वाले उसी की भाषा में बात करते। जब तक राधा पास होती तो वह उससे बात करता रहता, किंतु राधा किसी काम से बाहर चली जाती तो वह उदास हो जाता। उसे अपनी पत्नी मीनाक्षी और माँ और पिताजी की बहुत याद आती। वह रोने लगता। इसी बीच राधा गर्भवती हो गई। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आखिर 9 महीने बाद उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। विनोद को जीने का सहारा मिल गया। विनोद को यहाँ रहते हुए 3 साल हो गए। उसका एक पुत्र मुन्ना भी 2 साल का हो गया। वह अपने पापा के साथ ही खेलता सोता। एक दिन ऐसे ही वह मुन्ना को अंदर के कमरे में खिला रहा था। राधा रसोई में खाना बना रही थी कि उसे एक परिचित आवाज़ सुनाई दी। बहनों, बाबा को भिक्षा दो, हरिओम। सुई के छेद में से हाथी निकल गया। वह मुन्ना को गोद में लेकर बाहर निकल गया। देखा वही बाबा है जो उसके घर पर आता था। बाबा ने उसे देखते ही पहचान लिया। अरे बाबू, तुम यहाँ, उसने कहा। बाबा आप अंदर आओ, विनोद ने अधीरता से कहा। वे दोनों कमरे के भीतर आ गए। बाबा जी से विनोद को पता चला कि जब शाम को वह सर्कस देखकर घर नहीं लौटा तो उसके पिताजी ने सब जगह तलाश कराया, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन विनोद का कहीं पता नहीं चल पाया। आखिर एक चरवाहा ने विनोद के नदी में डूबकर मर जाने की सूचना दी। घर में कोहराम मच गया। सबने मिलकर मीनाक्षी को संभाला। वह माँ बनने वाली थी। अब उसके 2.5 साल का बच्चा है। लेकिन बाबा, आप यहाँ कैसे? यह तो दूसरा देश है, उसने बाबा से पूछा। बाबा हंसा। हम तो रमते जोगी हैं, कहीं भी पहुँच सकते हैं। यह कहकर बाबा चल दिया। विनोद ने उससे खाना खाने का बहुत आग्रह किया, पर वह रुका नहीं। लेकिन 15 दिन बाद ही गजब हो गया। उसका पिता दीनानाथ जी मीनाक्षी और उसके पुत्र को लेकर आ धमके। विनोद की अपार खुशी हुई, पर शीघ्र ही यह खुशी काफूर हो गई। जैसे ही राधा को पता चला कि मीनाक्षी विनोद को लेने आई है तो वह भड़क उठी और उसे घर से बाहर निकल जाने के लिए कहा। दरअसल सेठ दीनानाथ को विनोद के जीवित होने की सूचना बाबा ने ही जाकर दी थी और बाबा के बताए हुए पते के अनुसार दीनानाथ जी अपनी बहू और पोते के साथ आ पहुँचे थे। ये मेरे पति हैं, मैं इन्हें साथ लेकर जाऊंगी, मीनाक्षी ने कहा। नहीं, ये मेरे पति हैं, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, राधा गुर्राई। इस तरह बात ही बातों में झगड़ा शुरू हो गया। विनोद चुपचाप खड़ा हुआ रह गया। दोनों औरतों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि तमाशा देखने वालों की भीड़ लग गई। शीघ्र ही वहां पुलिस आ गई और राधा, विनोद और मीनाक्षी को पकड़ कर ले गई। पुलिस ने तीनों को वहां के राजा के समक्ष पेश किया। राजा ने उनसे झगड़ने का कारण पूछा तो दोनों औरतों ने विनोद को अपना पति बताया और अपने अपने घर ले जाने की मांग करने लगी। राजा ने विनोद से पूछा तो उसने मीनाक्षी से शादी करने, सर्कस देखने से लेकर अब तक की सारी कहानी सुनाई। राजा सोच में पड़ गया। विनोद को किस औरत को सौंप दे, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने तुरंत ही मंत्रियों की आपातकाल बैठक बुलाई। मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया
चूंकि विनोद की दोनों ही विवाहित पत्नी है, इसलिए विनोद को किसी एक को सौंप देना दूसरी के प्रति अन्याय होगा। इसलिए हम सभी मंत्रियों का निर्णय है कि विनोद को दोनों के बीच आधा आधा बांट दिया जाए। इसके शरीर के बीचों बीच 2 टुकड़े कर दिए जाए और दोनों औरतों को एक एक टुकड़ा दिया जाए। इतने अच्छे न्याय के लिए सभा में तालियां बजने लगी। दोनों औरतें रोने लगीं। हमें यह मंजूर नहीं, पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। विनोद को कसकर खंभे से बांध दिया गया। 2 सिपाही आरी मशीन लेकर आए और विनोद के सिर पर जमा दिया। उसकी दोनों पत्नियों विलाप करने लगी और अपना अधिकार छोड़ने को तैयार हो गई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सिपाहियों ने आरी मशीन खींचना शुरू कर दिया। पहली आरी खींचते ही विनोद के सिर से खून का फव्वारा निकल गया और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बाहर जाने का रास्ता इधर से है, और हल्के से धकेल कर बाहर कर दिया। विनोद ने आंखें मिचमिचा कर आगे देखा। बहुत बड़ा बोर्ड था, आसाम का कुख्यात और भयानक सर्कस। कमज़ोर दिल वाले इसे ना देखें। आपने सर्कस देखा, इसके लिए धन्यवाद। विनोद ने घड़ी देखी। घर से निकले हुए 5 घंटे हो गए थे और जो अब तक देखा हुआ वह सब सर्कस वालों का ही इंद्रजाल था। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कहानी सुनने में मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।